नमस्कार, राम राम, जय माँ भवानी। और कैसे हो आप सभी? और कैसे क्या चल रही है आपकी तैयारी? हम्म? तो आज जिस टॉपिक के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं वो है अपने महिला बाल अपराध की जो सेकंड अपने बोल सकते हैं जो नेक्स्ट क्लास है उसी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दूँ, शेयर कर दो, शेयर कर दिया करो, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी करो चाहे नहीं करो। आपके शेयर करने से किसी और को तो फायदा होगा। और सब्सक्राइब भी करके रख लो, चाहे वॉच करो या ना करो, जिससे मोनेटाइज हो सके, चैनल को लाइव आने का मौका मिल सके। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। बाकी अपन चलते हैं, आज की जो अपनी स्पेशल क्लास होने जा रही है वो है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, जो कि वर्ष 2013 में बना था। तो कैसे क्या बना था उसी के बारे में पढ़ना है। तो एक स्टोरी बताता हूँ आपको। वर्ष 1992 की बात है। वर्ष 1992 में अपने जयपुर के भाटेरी या भातेरी नामक गांव में एक महिला थी, भंवरी देवी। नाम सुना है क्या आपने? किस किसने नाम सुना है? तो काफी सुना होगा, काफी लंबे टाइम तक अपनी चर्चा में रही थी। तो 1992 में जयपुर के भाटेरी या भातेरी नामक गांव में एक भंवरी देवी नामक एक महिला थी जो कि बाल विवाह रोकने के लिए एक अभियान चला रही थी, यानी टाबरा को विवाह जल्दी उम्र में कर देते ना विवाह, तो बाल विवाह होता है। हाँ, तो उसे रोकने के लिए आवाज उठाई थी। उस महिला के साथ अपने सामूहिक रेप हुआ था, यानी बलात्कार हुआ था। इसे गैंग रेप नाम से जाना जाता है। तो इस बात की खबर, देखो अच्छी बात की खबर तो अपने किसी को जल्दी नहीं पहुंचती, लेकिन जो बुरी होती है ना उस चीज की खबर बहुत जल्दी पहुंचती है। तो इस बात की भनक जो है अपने एक महिला का एक समूह है, महिलाओं का एक समूह है, उसे क्या नाम दिया गया है, उसका क्या नाम है, विशाखा समूह है। उस नाम क्या नाम है उस समूह का? विशाखा। तो विशाखा दल को पता लगी इस बात की खबर, तो उसने इस महिला के साथ न्याय करने की ठान ली और सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दर्ज करवाई, यानी जनहित याचिका दायर की गई। जो कोई भी करवा सकता है, अगर आप भी करवा सकते हो अगर आपको कोई चीज गलत लगे तो PIL जो जनहित याचिका दायर की गई। और इसमें कुछ आधार बनाए गए थे, संविधान में बने कुछ अनुच्छेद थे, उन्हीं को आधार बनाया गया था। जैसे संविधान में अनुच्छेद 14 जिसके तहत बताया गया है कि समानता का अधिकार। संविधान में अनुच्छेद 19 उसके अनुसार बताया गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 21 के अनुसार बताया गया है कि सबको समान जीने का अधिकार। तो PIL जो थी अपने यानी जनहित याचिका, इसमें इस महिला दल समूह ने यानी विशाखा समूह ने कहा था कि इस महिला को कहाँ तो समानता का अधिकार है, कहाँ सबके समान जीने का अधिकार मिला, और कहाँ इसे समानता का अधिकार मिला। तो इस बात पर अपने जस्टिस जो है JS वर्मा, उन्होंने भी गौर किया। और ये बढ़िया बात की ये बात तो है कि महिला ने इतना अच्छा काम किया, बाल विवाह को रोक रही थी, समाज की सेवा कर रही थी, फिर भी उसके साथ ऐसा हो तो भैया गलती है। ठीक है, तो इस पर अपने विचार करते हुए 1997 की बात है, क्योंकि 1997 में एक लाइन अपनी गाइडलाइन जारी की गई थी, गाइडलाइन जिसे विशाखा गाइडलाइन नाम से जाना जाता है। और ये जो केस जो दर्ज होता है, ये PIL जो दर्ज होती है, यानी अपने जनहित याचिका जो दायर होती है वो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य से होती है, जो कि वर्ष अपने 2021 में भी ऐसा का पेपर लगा था, अभी उसी में पूछा गया था भाई विशाखा बनाम राजस्थान किससे संबंधित है? तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से भैया ये संबंधित है। समझेगी बात, आएगी बात। तो विशाखा जिसने दायर किया, भाई उस समूह का नाम है ना विशाखा, उसने दायर किया बनाम को जहां पर ये घटना घटित हुई थी, यानी राजस्थान में हुई थी ना, तो राजस्थान राज्य था, तो उससे संबंधित अपने ये उत्तर था, वो अपने जो पूछा गया था ऐसा समझे लो एकदम इजी है। उसने इजी आएंगे, पता है वो तो हवा बना रखी है इसका, क्योंकि पहले उसके नोट मिले नहीं थे तो ज्यादा ही हवा बना दी इस चीज को। बाकी कुछ नहीं लगता मुझे तो, आप अगर कंटिन्यू बैठो तो 2 से 3 दिन में आपको मिला बता देने 10 नंबर आपकी मुट्ठी में हो सकता है। तो शुरू करते हैं, बातें होती रहेगी है, लेकिन किया तो आप भी कोशिश करो, आराम होगा, आप भी लगे रहो। और करना ही नहीं भैया इस बार की, पहले अपने रह गए थे कुछ कारण से, तो इस बात को लगे रहना
अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर अपन मुंह लटका के वापस आ रहे हैं और फिर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फिर भर्ती काफी टाइम बाद में होगी, तब तक के लिए थोड़ी बैठ रहेंगे। तो करो मस्त तरीके से आराम से, कुछ ऐसा कोई बोल भी नहीं है, कर सकते हो। तो अपने बात कर रहे थे विशाखा बनाम राजस्थान राज्य से इसकी रिपोर्ट यानी जो PIL है वो याचिका दायर हो गई थी। तो और इसके बाद में 1997 में विचार विमर्श के बाद में गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसे विशाखा बनाम वो विशाखा गाइडलाइन नाम से जाना जाता है। इस विशाखा गाइडलाइन में महिलाओं के 3-4 बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए ये गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो यही हो जाता है, महिलाएं जहां पर भी काम कर रही है सुरक्षित वातावरण में काम होना चाहिए, यानी महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण में काम होना चाहिए। साथ ही पुरुषों की तुलना में महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और पुरुषों के समान ही अधिकार दिए जाने चाहिए। ये गाइडलाइन में मुख्य बिंदु रहे थे, ठीक है। और जो संविधान के अपने अनुच्छेद 14, 19 और 21 को आधार बनाकर ये गाइडलाइन भी जारी की गई थी। अब बात करते हैं महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न वर्ष 2013। तो लैंगिक उत्पीड़न से क्या समझते हो आप? मैं ज्यादातर के दिमाग में तो यही आता है कि बलात्कार को लैंगिक उत्पीड़न कहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लैंगिक उत्पीड़न का मतलब ये होता है कि लिंग के आधार पर उसे नीचा दिखाना, भाई तू लड़की है या औरत है तू सबसे ज्यादा काम करेगी या टाइम से थोड़े टाइम तक ज्यादा रुकेगी या पैसे कम दिए जाएंगे और ज्यादा नाटक करेगी तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे, ऐसा कुछ किया जाता है जिससे अपने मानसिक या फिर बोल सकते हैं भावनात्मक ठेस पहुंचे, तो वो अपने लैंगिक उत्पीड़न के अंदर ही आता है। भाई पहले ये अधिनियम बना था 2013 से पहले की, जब कोई भी मजाक उड़ा दे तो उसका तो अपने कानूनी प्रावधान नहीं था दंड का, तब तो उड़ा देते क्या कर सकते हैं, मजाक तो उड़ाते ही थे पहले। लेकिन अब अगर ऐसा किया जाता है वर्ष 2013 के बाद में, तो भैया विशाखा गाइडलाइन के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला को मानसिक रूप से ठेस पहुंचाता है कि आपको मैं काम से निकाल दूंगा या और भी किसी कारण से उसे जेंडर के आधार पर कुछ वो करता है कार्यस्थल पर, तो भी 50,000 रुपए जुर्माना लगता है, ठीक है। तो विशाखा गाइडलाइन को देखते हुए वर्ष 2013 में अपनी ये अधिनियम बना था और संसद ने इसे 2012 में पारित किया था, लेकिन जो लागू हुआ था वो अपने 9 दिसंबर वर्ष 2013 में लागू किया गया था। इसमें 8 अध्याय थे। इसी विशाखा गाइडलाइन के अनुसार बताया जाता है कि कोई भी दोषी व्यक्ति पाया जाता है, किसी महिला को मानसिक रूप से ठेस पहुंचाता है तो उसे 50,000 रुपए का फाइन लग सकता है। और बताते हैं कि इसके अनुसार किसी भी महिला को अगर कार्य क्षेत्र या बोलते हैं जहां पर वो काम करे पसंद नहीं तो उसका तबादला हो सकता है, यानी उसका ट्रांसफर भी हो सकता है। और इसी के अंतर्गत 2 अपने समितियां गठित की गई थी। धारा 4 के अनुसार ऐसा बताया जाता है, धारा 4 में बताया जाता है कि आंतरिक परिवार समिति का गठन हुआ है। आंतरिक परिवार समिति क्या होती है? तो भैया आप कहीं भी जहां पर अपन काम कर रहे हैं, जहां पर अपने 10 से ज्यादा मजदूर लगे हो, 10 से ज्यादा वर्कर लगे हो, महिलाएं लगी हो 10 से ज्यादा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी वाला हो, ठीक है, चाहे निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, सभी जगह ये नियम लागू होता है। अधिनियम की बात करूं 2013 वाले की, तो आंतरिक परिवार समिति 10 से ज्यादा जहां पर मजदूर होंगे वहां पर ये लागू होगी। इस समिति में अपने 3 सदस्यीय कमेटी होती है और एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष जो होता है वरिष्ठ महिला होती है और अपने 3 सदस्य होते हैं, उनमें भी एक महिला अनिवार्य कर दी गई है। और बताओ और की भी अगर मैं बात करता हूं तो और भी अगर अपन देखते हैं तो देखना गौर से सुनना कुछ चीजें। ये अपने बात कर सकते हैं, ये जो समिति है वो पीड़ित महिला की शिकायत सुनती है, निवारण भी करती है। तो किसी भी पीड़ित महिला या फिर जो पीड़िता है वो 3 महीने के अंदर अंदर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। अब ऐसा नहीं कि कोई पहले से घटना की घटी हो और उसका पहले बदला लिया जा रही है, तो भैया 3 महीने तक की ही आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो, अन्यथा आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है। जो कि अपने धारा 4 के अंतर्गत है आंतरिक परिवार समिति। दूसरी जो समिति है वो है अपने स्थानीय शिकायत समिति या स्थानीय निवारण समिति, जो कि जिला कलेक्टर द्वारा गठित की गई है। समझेगी बात पल्ले बड़ी है। तो जिला कलेक्टर द्वारा ये स्थानीय निवारण समिति स्थानीय शिकायत समिति का गठन किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष जो होता है महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है और दोनों ही अपने समाज सेवा से जुड़े होने चाहिए।
सदस्य की अगर अपन बात करते हैं, महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक SC या ST की महिला होना अनिवार्य है, और ये महिला की शिकायत सुनने का ही कार्य करते हैं और उसका निवारण भी करने की कोशिश करते हैं। यदि इनके बस की नहीं रहे, भाई किसी महिला को ऐसी कोई बात ज्यादा ही हो जाए, उसे राहत का वो नहीं हो, तो अपने ये समिति पुलिस के सामने सप्ताह के भीतर भीतर, एक सप्ताह के अंदर अंदर अपने FIR दर्ज करवा सकती है। तो ये जो अपने संबंधित अपने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से जितना भी कुछ था अभी तक, वो मैंने बताया है। और थोड़ी सी एक चीज को ध्यान में रखना, एक अभियान भी चला था महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित, या लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित एक अपने चला था। लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ तो जानते हो ना आप, तो भाई किसी भी महिला या किसी भी लड़की को लिंग के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर नीचा दिखाया जाता है। भाई तू महिला है तो ये काम करेगी, ज्यादा काम करेगी, पैसे कम मिलेंगे, या और भी कुछ, इस चीज को नहीं कर सकती। ऐसा जो होता है उसे लैंगिक उत्पीड़न ही कहा जाता है, जिससे मानसिक ठेस पहुंचे। तो ट्विटर पर एक अभियान चला था, मीटू नामक अभियान चला था, जिससे अपने तनुश्री दत्ता ने चलाया था। तनुश्री दत्ता द्वारा एक अभियान चलाया गया था, क्योंकि उस टाइम तक अपने महिलाएं थोड़ी समझदार हो गई थी, शिक्षित हो गई थी। उन्होंने जो बचपन में अपने घटित हुई थी कुछ घटनाएं, कुछ गलत हुआ था, वो चीजें सब शेयर की थी। तो तनुश्री दत्ता जो कि अभिनेत्री है, उन्होंने ट्विटर पर एक मीटू नामक अभियान चलाया था, और उसमें बहुत सी महिलाओं ने भाग लिया था और बहुत सी अभिनेत्रियों ने भी भाग लिया था, जिसमें बताया था कि हाँ पहले ये होता था, हमारे साथ भी कुछ गलत हुआ है। तो वो चीजें होती हैं, बाकी आपको कहीं टेंशन नहीं लेने की, अपने यहीं से नंबर पक्का होता है, कहीं कोई डरने की बात नहीं है। सारे नोट्स या तो टेलीग्राम में मिल जाएंगे, जो भी टॉपिक करवाया जाएगा, जो भी टॉपिक करवाया जाएगा महिला बाल अपराध का, उसके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो महिला एवं बाल अपराध स्पेशल उसी के लिए बनाया गया है व्हाट्सएप का ग्रुप, उसमें आपके प्रोवाइड हो जाएंगे। बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो, और भैया पढ़ा करो, क्योंकि अब नजदीक है पेपर। मत पढ़ो। अपने अंदर जानता हूं महाभारत सार को, एक मोटिवेशन शायरी है, एक लाइन है, वो तगड़ी चीज समझना, बहुत कुछ है, चंद लाइनों में बहुत कुछ कह रहा हूं। अपने भीतर जानता हूं महाभारत सार को, अपने मन में जानता हूं महाभारत सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को। अपने मन में जानता हूं महाभारत सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को। अंततः निष्कर्ष यही आएगा, मुझे पता है अंततः निष्कर्ष यही आएगा, कायर कहेगा कृष्ण उसे जो युद्ध ना कर पाएगा। तो लगे रहो, ऑटोमेटिकली ही सफलता मिलेगी, किसी को घबराने वाली कोई बात है नहीं। पहले कुछ अलग था, अब अलग है, और जनवरी में आपके पेपर है, तो लगे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं। जब तक मैं हूँ, थारो भाई जोगेंद्र है, सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे। मैं भी तो कर रहा हूँ, सभी कर रहे हैं, आप भी करो, रेगुलर रहो, ऑटोमेटिकली सफलता मिलेगी। बाकी अपने मिलते हैं एक नई उम्मीद, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।